हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि सीसेट का पार्ट है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा अध्याय है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। इसके बारे में देखिए, समझिए। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गत्यात्मक, जटिल तथा वैज्ञानिक है। कैसी है यह प्रक्रिया? गत्यात्मक, जटिल तथा वैज्ञानिक। संचार की इस प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संदेश प्राप्त करता रिसीवर कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिसीवर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, इसको आप नोट करते चलें। आइए देखिए, संचार प्रक्रिया का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण हमारे अनुभव, विचारों, संदेश, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान संचार के अंतर्गत आ जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि संचार क्या है और कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, आइए और समझिए। संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समुदाय होता है। कम्युनिकस प्लस कम्युनिकेयर बराबर क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आइए और समझिए। संचार शब्द संस्कृत के चर धातु तथा सम उपसर्ग से मिलकर बना है। चर का अर्थ चलना अथवा आगे बढ़ना और सम उपसर्ग सम्यक आचरण का बोध कराता है। अतः सम्यक रूप से चलना या आगे बढ़ना संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। आगे और देखिए, समझिए। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत संचार को सरल रेखा में बढ़ता हुआ माना जाता है। जैसे कोई संदेश भेज रहा है, वह इसे ग्रहण कर रहा है, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। ये तीन यहाँ पर टॉपिक हो गए। ठीक है, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। चलिए, संचार की परिभाषा। संचार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इसको देखते हैं। जे पॉल लिंगस के अनुसार यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों तथा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित क्रिया है। क्या है ये? सम्मिलित क्रिया है दोस्तों। ठीक है, ये और समझते हैं। जस्ट वे थोड़ा सा, वो डेफिनेशन हो गई। और एक और डेफिनेशन देखते हैं। थियो हेमान के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे। संचार मनुष्य की जानने बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। संचार मनुष्य की जानने बताने की जिज्ञासा को क्या करता है? पूरा करता है। आइए और देखिए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के अनुसार, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के अनुसार आपसी समझ, विश्वास व बेहतर मानव संबंध स्थापित करने की दिशा में किया गया सूचनाओं व विचारों का आदान प्रदान ही संचार है। ठीक, इसको भी समझ लेना। क्या पता ये पूरी डेफिनेशन आए और पूछ ले कहाँ से, तो आप ये नाम सभी जो भी बता रहे हो उसको नोट्स कर दे चले। ठीक है, ये देखिए आप कर ले नोट्स। ठीक है, आगे और समझिए। संचार एक समानुभूति की प्रक्रिया या श्रृंखला है जो कि एक संस्था के सदस्यों को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जोड़ती है। संचार प्रक्रिया एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का होना अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं, इनको हम देखेंगे, समझेंगे। देखिए, संचार के प्रमुख तत्व। पहला है स्रोत प्रेषक, सोर्स सेंडर, संदेश भेजने वाला। दूसरा है संकेतन, एनकोडिंग,
एनकोडिंग भेजने वाले संदेश को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना, भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना। तीसरा है संदेश, मैसेज, विचार, सूचना, अनुभव तथा मौखिक या लिखित संदेश। ठीक, आगे और देखिए माध्यम, मीडियम, वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है। अगला कूटानुवाद, डिकोडिंग, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना। ठीक, आगे और समझिए प्राप्तकर्ता, रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप उसको ग्रेड कर रहे हैं। ठीक, आगे और देखिए प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया अंतिम चरण होती है। जब संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश की प्रतिक्रिया हो तब वह प्रतिपुष्टि कहलाती है। प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायता होती है या देती है। ठीक, तो अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं, आप अपना फीडबैक देना मुझे कैसा लगा। ठीक है, आगे और समझना। शोर, नॉइज, संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है, इसे शोर कहते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, बीच में कोई भी आवाज़ आ गई तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, शोर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अपने समझ सकते हो। ठीक है, आगे और समझिए। यहाँ पर हमारा ये खत्म हुआ उचित प्रेरणा का अभाव, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। और यहाँ पर हम आ गए उचित प्रेरणा का अभाव, लेक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अधीनस्थों के लिए प्रेरणा का अभाव संचार प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। उनमें प्रेरणा का अभाव इस तथ्य के कारण होता है कि उनके दिए गए सुझाव विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। उचित प्रेरणा का अभाव, उचित प्रेरणा का, उन्हें कोई व्यक्ति, उसको पहले से कोई प्रेरणा या मोटिवेशन नहीं मिला, ये सब चर्चा में बताया इस पॉइंट में। ठीक है, आएंगे हम लोग समझेंगे सुरक्षात्मक संचार, डिफेंसिव कम्युनिकेशन। किसी भी संगठन या व्यवसाय में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकांशतः सुरक्षात्मक शैली में संचार प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। वे सदैव बचाव वाली मुद्राओं में अपना संचार करते हैं। सुरक्षात्मक संचार किसी भी संगठन या व्यवसाय में, तो वो अपने बचाव में अपना मोटिवेशन देते हैं या दूसरों के बारे में, अपने बारे में बताते हैं। तो वो दूसरे के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव ही करते हैं। ये सब बता रहा है इसमें। ठीक है, अन्य अवरोध, अदर बैरियर्स। देखिए, एक संचार प्रक्रिया में सदस्य के तीव्र प्रभाव के लिए अनुचित माध्यम का प्रयोग, दोषपूर्ण यांत्रिक साधन, संचार का दबाव या संचार प्राप्तकर्ता की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भिन्नता आदि संचार के प्रभाव को कम कर देती है। जब कोई संचार करता है या कोई मोटिवेशन वगैरह देता है तो उसमें कोई यांत्रिक साधन या कोई भी दोष हो जाता है। ठीक है, तो प्रभाव कम कर देता है। ठीक है, जैसे कि इसी में अब कोई दूसरी वॉइस आने लगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसी तरीके से। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहे उसमें। चलिए आगे और समझिए। अन्य अवरोध में सूचनाओं का अतिभार, शासकीय प्रकाशन संबंधी बाधा, आधुनिक यांत्रिक साधन तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भिन्नता सम्मिलित रहती हैं। तो इतना आपका हो गया। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आए थे इससे रिलेटेड, UPPCS वगैरह में। तो इसको हम बाद में हल करेंगे। अभी हम और चर्चा करेंगे संचार के अवरोध का निराकरण, रिमूव बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। किसी संगठन या व्यवसाय में संचार के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि संचार के मार्ग में आने वाली अवरोधों, बाधाओं को दूर किया जाए। संचार प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव है। संचार, अब जैसे कमी आ रही है, किसी को पसंद नहीं आ रहा या कोई भी दोष हो रहा है तो उसको ठीक कैसे करें, तो उनका हम अच्छे से वर्णन करेंगे और समझेंगे। देखिए, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, आप जो बता रहे हो उसका स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। श्रोताओं की सामान्य जानकारी हो, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी वर्ड हम इतने कठिन बोल देते हैं कि दूसरों लोगों को समझ में ही नहीं आया, जैसे कि UPSC एग्जाम में कोई वर्ड हिंदी में बहुत कठिन आ जाता है। इसी तरीके से आगे देखिए, प्रभावपूर्ण श्रवणता के लिए संदेश का वास्तविक स्वरूप सरलतम से प्रभावित हो, भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रक, प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों, शोर की उपस्थिति को कम करना हो। ठीक है, एकदम जब शांति रहेगी तो अच्छे से सुनाई देगा और अच्छे से बोल भी पाएंगे
संदेश की पूर्णता होनी चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता की रुचि बनी रहे। जब आप कोई संदेश दे रहे हैं तो उसकी पूर्णता होनी चाहिए, उसका गहन अध्ययन होना चाहिए, तब आप किसी को अच्छे से नॉलेज दे पाओगे और दूसरा इंसान अच्छे से ले पाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आइए देखिए, अनुकूल वातावरण हो, अच्छा सा वातावरण, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, और प्रकृति की छाया में एकदम बढ़िया से सब लोग सुने और सुनाने वाला हो अच्छे से। तो जगह भी काफ़ी मैटर करती है जहाँ पर आराम से हम लोग, अगर कोई मोटिवेशन दे रहा, कोई भी पार्क वगैरह हो तो वहाँ पर होना चाहिए। वैसे हम ऑनलाइन देखते तो यहाँ पर जो बता रहा है और जो पढ़ रहा है उसको भी अच्छी जगह चाहिए। आगे और चलते शारीरिक भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करना चाहिए। प्रतिपुष्टि का उचित उपयोग हो, प्रतिपुष्टि का उचित प्रयोग, जो भी बता रहे उसको अच्छे से उचित तरीके से बताएं, समझाएं, दिखाएं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। और ये पुस्तक हमारी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, और ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए और ये इसकी आंसर की है। अभी ये क्वेश्चन करने में तो टाइम लगा, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे कि पहले का आंसर हमारा ए, दूसरे का आंसर सी, तीसरे का आंसर डी, चौथे का आंसर डी, ए सी डी डी। अब हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? तो कौन नहीं है? ज़्यादा वैयक्तिक होना, ज़्यादा वैयक्तिक होना नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आंसर देखिए, दूसरे का संचार में निस्यंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग करते हैं? तो किसका किया करते हैं हम? परभाषा। ठीक है, पराभाषा लिख दिया, यहाँ पर होगी परिभाषा होगा। ठीक है, तो आगे और देखिए, पराभाषा ये कुछ भी बोला आप, यहाँ पर बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन कर लेना दोस्तों। और बाकी तीसरे का आंसर हम लोग देखेंगे। तीसरा, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतर क्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए हमको? तो यहाँ पर नियामक नियमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नियामक नियमन करना चाहिए। संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से चरण पहले आता है? तो कौन सा चरण पहले आता है? तो 4वें का आंसर हम देख लेंगे। 4वें का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कूट लेखन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूट लेखन। ठीक है, क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, अभी हम देखते हैं कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। और बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बता देना, पीडीएफ दे देंगे, आप खुद कर लेना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं।